सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं हूं सुखदेव कंबोज और आपके अपने चैनल स्टडी शॉट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें ताकि आने वाले टाइम में आपको अपडेट सबसे पहले मिल सके। बात करेंगे आज के करंट अफेयर्स यानी 14 जनवरी 2021 के करंट अफेयर्स पर हम चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, उस पर हम चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म WEP में सुधार हेतु नीति आयोग ने हाल ही में किस कंपनी के साथ साझेदारी की है। तो WEP क्या है? ये वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम एक तरह की ये प्लेटफॉर्म है जो नीति आयोग ने 2017 के अंदर क्या किया था, लॉन्च किया था। इस प्लेटफॉर्म को कितने में, 2017 के अंदर नीति आयोग ने लॉन्च किया था WEP को। लेकिन ये समय के साथ थोड़ा सा ढीला पड़ गया ये प्रोग्राम, थोड़ा सा प्लेटफॉर्म। अब इसको रीवैम्प करने के लिए यानी इसके पुनरुत्थान के लिए, इसमें सुधार करने के लिए क्या किया है, एक कंपनी के साथ नीति आयोग ने क्या किया है, साझेदारी की है, MOU साइन किया है और कंपनी का नाम है फ्लिपकार्ट के साथ इन्होंने साझेदारी की है और ये अपनी तरह की पहली एक साझेदारी है। और दूसरी बात, ये अपनी तरह का एक पहला प्लेटफॉर्म था 2017 के अंदर, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, जिसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? इसका उद्देश्य था कि इंडिया के अंदर जितना भी व्यापार हो रहा है या बिजनेस सेक्टर है उसके अंदर महिलाओं की भागीदारी, जो वुमेन्स की भागीदारी को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, उसमें बढ़ाना है। तो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, इसके तहत क्या किया जाता था, उनको मेंटरशिप दी जाती थी, उनको स्किल्स डेवलपमेंट करवाई जाती थी, उनको ऐसे सेमिनार्स, ऐसे ट्रेनिंग्स दी जाती थी, फ्री रेटिंग्स उनको दी जाती थी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन्स जो हैं आगे आएँ और जो व्यापार के क्षेत्र में अपने हाथ आजमाएँ। तो फ्री क्रेडिट रेटिंग्स, उनको मेंटरशिप, फंडिंग की सपोर्ट दी जाती थी, ये सारी चीज़ें दी जाती थी दोस्तों। ये नीति आयोग द्वारा, नीति आयोग के बारे में आपको पता ही है कि नीति आयोग जो है शुरू किया गया था भाजपा गवर्नमेंट द्वारा। इससे पहले प्लानिंग कमीशन चलता था कांग्रेस के टाइम, उसको ख़त्म करके नीति आयोग जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इस नाम से नीति आयोग का नीति का पूरा नाम आपको याद होना चाहिए, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नीति आयोग के अभी फ़िलहाल जो CEO हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, ये आपको पता होना चाहिए, जो शुरू में बनाए गए थे वही हैं, अमिताभ कंत जी। और यहाँ का हेडक्वार्टर है जो नीति आयोग का, वो है नई दिल्ली के अंदर दोस्तों, नई दिल्ली के अंदर CEO हैं अमिताभ कंत। तो नीति आयोग ने क्या कर लिया है, WEP के साथ क्या कर दिया है, साझेदारी कर दी है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म के रीवैम्प प्रोग्राम के लिए। फ्लिपकार्ट, आपको सबको पता है, फ्लिपकार्ट एक अच्छी ई-कॉमर्स कंपनी है। उसके CEO अगर मैं बात करूं तो कल्याण कृष्ण मूर्ति जी हैं, कल्याण कृष्ण मूर्ति। तो ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं और पीछे पूछे भी गए हैं कुछ एग्जाम्स के अंदर। तो हेडक्वार्टर फ्लिपकार्ट का जो है वो बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी, इस क्वेश्चन में सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है और क्या क्या क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं संभावित, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत PPE किट्स और सूट के निर्माण में विश्व स्तर पर कौन से स्थान पर जो है वो आ गया है। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए PPE किट्स क्या होती हैं और ये जो सूट जिसकी बात हो रही है क्या चीज़ है। तो आपको मैं बता दूं कि PPE किट्स जो है वो ऐसी किट्स थी जो कोरोना महामारी के दौरान जो इससे पहले भी जो है अस्तित्व में थी, लेकिन इसका बोलबाला जो ज़्यादा चर्चा में थी वो कोरोना महामारी के दौरान थी। PPE किट्स का निर्माण पहले इंडिया में नहीं होता था, बाहर ही होता था, बाहर से इंपोर्ट करते थे। लेकिन महामारी के दौरान जो PPE किट्स जो हैं उनका निर्माण जो है इंडिया के अंदर ही शुरू हो गया और ऐसा शुरू हुआ कि विदिन 3 मंथ जो है हमारी जो इंडिया है वो वर्ल्ड का दूसरे नंबर का क्या बन गया इसमें, वर्ल्ड का दूसरे नंबर पे इसकी रैंकिंग आ गई मैन्युफैक्चरिंग में। PPE किट्स, ऐसी किट्स, ऐसा ये सूट होता था जिसको पहनने के बाद कोरोना, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो हमारा नर्सिंग स्टाफ है, वो कोरोना के वायरस के प्रभाव से क्या सकता था, बच सकता था। तो हाल ही में टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने क्या की है, रिपोर्ट जारी की है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, जो किसके पास है मंत्रालय, आपको पता होना चाहिए, स्मृति जुबिन ईरानी के पास है, स्मृति ईरानी जी के पास है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल, इन्होंने रिपोर्ट दी है कि भारत PPE किट्स और सूट के निर्माण में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है
यानी दूसरे नंबर का मैन्युफैक्चरर बन गया है। पहले नंबर का मैन्युफैक्चरर अब भी चाइना बना हुआ है, पहले भी चाइना था। तो चाइना सबसे ज़्यादा पीपीई किट्स बनाता है, जहाँ से ये वायरस का जो है निर्माण हुआ, ऐसा कहा जाता है। तो इंडिया ने विद इन 3 मंथ के रिकॉर्ड पीरियड में, यानी लॉकडाउन के अंदर ही दूसरा स्थान हासिल कर लिया। पीपीई किट्स जो है अब दूसरे नंबर पे भारत आ गया है इसके मैन्युफैक्चरिंग में। तो ये बातें थी इससे जुड़ी हुई। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में आरबीआई ने किस सहकारी बैंक का जो लाइसेंस है वो रद्द कर दिया है? किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया? आपको पता है कि पिछले भी कुछ दिनों में क्या किया था, एक बैंक का जो है लाइसेंस जो रद्द किया था, हमने आपको बताया भी था। और अगर आपको याद है तो आप हमारे को कमेंट करके बताएं। और इसकी बात कर लेते हैं कि आरबीआई ने अभी किस सहकारी बैंक का लाइसेंस जो है रद्द किया दोस्तों, वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक, जो एक महाराष्ट्र का बैंक है, वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड। तो इसमें अगेन वही, इसने रूल्स को वायलेशन किया बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के। तो इसका एनपीए भी काफ़ी बढ़ गया है। तो इस चक्कर में क्या है, आरबीआई ने इसका लाइसेंस जो है वो रद्द कर दिया है। आरबीआई के बारे में आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ कि आरबीआई हमारा क्या है, कंट्रोलिंग बैंक है। सभी बैंक्स के लिए क्या नियम और कानून बनाता है। आरबीआई पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आरबीआई का हेडक्वार्टर जो है आपका कहाँ पे है? मुंबई के अंदर है, आपको याद होना चाहिए, मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर है। 1 अप्रैल 1935, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 1934 के अंदर वो एक्ट बनाया गया था, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट जिसका स्थापना हुई थी वो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। फिलहाल जो आरबीआई के गवर्नर है वो भी आपको याद होने चाहिए। आरबीआई के गवर्नर जो हैं दोस्तों, गवर्नर हैं शशिकांत दास, शशिकांत दास। तो ये आप याद रखिए, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पे। आपको पता है आरबीआई में एक गवर्नर होता है और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो इतनी बात आपको इस क्वेश्चन से जुड़ी जो है आपको याद कर होनी चाहिए। वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस हाल ही में क्या कर दिया गया है? रद्द कर दिया गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। ICRA इकरा की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीडीपी जो है वो 2022 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? इकरा मैं आपको बता देता हूँ, एक रेटिंग एजेंसी है दोस्तों, इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया, ये इकरा का पूरा नाम है। तो इकरा ने क्या कर दिया है, हाल ही में क्या किया है, एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया कि भारत की 2022 के अंदर क्या जीडीपी जो रहने वाली है वो रहने वाली है 10.1% की गति से क्या बढ़ेगा, भारत जो है वो बढ़ेगा। तो काफ़ी अच्छी संकेत हैं। और 2021 के लिए भी उन्होंने अनुमान लगाया है 8% का। तो 2021 के लिए 8%, 2022 के लिए 10.1% की जो ग्रोथ है इसने इकरा ने दिखाई है। इकरा के मैनेजिंग डायरेक्टर जो है, फिलहाल हेडक्वार्टर जो है इसका मैं बता देता हूँ, गुड़गांव हरियाणा के अंदर है इकरा का। तो ये बैंकिंग के अंदर अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपसे पूछा जा सकता है और श्योरली पूछा जा सकता है। इकरा का हेडक्वार्टर जो है कहाँ पे है? गुड़गांव हरियाणा के अंदर है। और इसकी मैं मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करूं, एमडी की बात करूं तो वो है एन शिवरनम इनके क्या हैं? एमडी हैं। तो इतनी बातें होंगी इस क्वेश्चन के अंदर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। इस क्वेश्चन पे और कुछ ज़्यादा डिस्कस करने वाली चीज़ नहीं है। तो स्टेम शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, ये क्वेश्चन आ गया नया, स्टेम शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए देश भर में 100 अटल टिकरिंग लैब्स को किस संगठन द्वारा अपनाया जाएगा? तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, 100 अटल टिकरिंग लैब्स। तो अटल मिशन जो है उसके तहत ये लैब्स बनाई गई थी पूरे देश भर में। 100 लैब्स उसमें से चयनित की गई हैं और उनको क्या किया जाएगा, एक तरह से गोद लिया जाएगा, अपनाया जाएगा किस संगठन द्वारा? इसरो संगठन द्वारा। किसके लिए? स्टेम शिक्षा। अब ये स्टेम शिक्षा क्या है? स्टेम का दोस्तों पूरा नाम आपको बता देता हूँ मैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, यानी ये सब्जेक्ट ही हैं 4। और इनके क्षेत्र में स्टूडेंट्स की ज़्यादा भागीदारी बढ़ाने के लिए उनको मेंटरशिप प्रदान करेगा, उनको स्किल्स डेवलपमेंट उनका करवाएगा इसरो, हमारे देश का इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसरो आपको पता ही है, इसरो पर हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। और के श्रीनिवासन जो इसके चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं, जिनका कार्यकाल भी पिछले टाइम में बढ़ा दिया गया था, आपसे चर्चा हो चुकी है इसरो पर। और वो क्या कर रहा है, स्टेम शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 100 अटल टिकरिंग लैब्स जो है उनको क्या गया, अपनाएगा। तो स्टेम का आपका पूरा नाम आपको मैंने बता दिया है। अंतरिक्ष क्षेत्र में जो है लोगों की भागीदारी, युवा छात्रों की भागीदारी बढ़ाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। अटल इनोवेशन मिशन, एक अटल इनोवेशन मिशन स्टार्ट किया गया था
अटल इनोवेशन मिशन, भाजपा गवर्नमेंट द्वारा। तो इस मिशन का उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशन के क्षेत्र में, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, लोगों की, बच्चों की भागीदारी बढ़ाना। और इसी के चलते ही स्टेम शिक्षा के बढ़ावा देने के लिए इसरो ने क्या किया, ऐसा कदम उठाया है। तो ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं कि विरासत संरक्षण समिति जो हाल ही में चर्चा में थी, का नेतृत्व किस केंद्रीय मंत्रालय के अधिकारी कर रहे हैं। अब विरासत संरक्षण समिति ये क्या है दोस्तों, पहले इसका आंसर तो आपके सामने लिखा ही हुआ है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय हैं जो है, इसका क्या करते हैं, इसका देखरेख करते हैं या इसके अंडर में आता है। विरासत संरक्षण समिति जो है, इसका नेतृत्व क्या करता है, केंद्रीय आवास और शहरी विकास के जो मंत्रालय हैं उसके अतिरिक्त सचिव करते हैं। इस समिति ने हाल ही में क्या किया है, जो हमारा नया संसद भवन बन रहा है, नए संसद भवन को क्या कर दिया है, इसके प्रस्ताव को, उसके निर्माण के प्रस्ताव को क्या दे दी है, मंजूरी दे दी है। आपको पता है कि पुराने संसद के पैरेलल में ही एक नया संसद जो है भवन तैयार किया जा रहा है और काफ़ी हाईटेक जो है संसद भवन होगा हमारे देश का, उसके निर्माण को इन्होंने क्या कर दिया है, मंजूरी दे दी है विरासत संरक्षण समिति। क्योंकि ये एक तरह की दोस्तों विरासत है हमारे कंट्री की, तो विरासत संरक्षण समिति ही इसकी देखरेख करती है, उन्होंने जो है इसको मंजूरी दे दी है। तो इस क्वेश्चन में इतना ही। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, तो ये आपको याद रखना है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर सुरक्षित क्षेत्र फैले हुए हैं। ये दोस्तों सुरक्षित नहीं है, एक्चुअल में संरक्षित है, तो आप इसको संरक्षित पढ़ें, ये मिस प्रिंट है थोड़ा सा, संरक्षित है, ये संरक्षित है। तो संरक्षित क्षेत्र फैले हुए हैं। संरक्षित क्षेत्र का संबंध यहाँ से है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है, जहाँ पे पेड़ पौधे, वन्य जीव जो हैं, जहाँ पे उन ऐसे जो है स्थानों को संरक्षित क्षेत्र जो कहा जाता है। और हाल ही में क्या की है, रिपोर्ट जारी हुई है केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा, जिसका जो मंत्रालय है वो प्रकाश जावड़ेकर जी हैं। प्रकाश जावड़ेकर जी क्या हैं, हमारे केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन के मंत्रालय हैं, मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर जी। इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है और हमारे देश में 146 इन्होंने क्या बताए हैं, नेशनल पार्क्स और जो वन्य जीव अभयारण्य के साथ साथ देशभर में चिड़ियाघर वगैरह ये सारे बताए हैं। 146 मेन जो है राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य हैं इंडिया के अंदर। और इनका क्या किया, कैलकुलेशन किया है हमारे पूरे भौगोलिक क्षेत्र का, यानी पूरे देश की जो क्षेत्रफल है उसका कितना प्रतिशत ये घिरे हुए हैं। यानी 146 जो ये वन्य जीव अभयारण्य हैं और क्या है राष्ट्रीय उद्यान है, ये कितने प्रतिशत पे है, तो प्रतिशत उनका बनता है दोस्तों 5%। तो ये हाल ही में क्या किया है, ताज़ा रिपोर्ट इन्होंने दी है। और टोटल जो 146 तो ये हमारे क्या हैं, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य हैं। इसके अलावा टोटल संरक्षित क्षेत्र जो हैं वो दोस्तों 903 ऐसे संरक्षित क्षेत्र हैं जिनको चिन्हित किया गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का क्या है, 5% हिस्से में हैं। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। अब बढ़ते हैं, इसमें 2 क्वेश्चन थे। एक तो हमारे केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन के मंत्री हैं जो प्रकाश जावड़ेकर, ये आपको याद रखना है। और भौगोलिक क्षेत्र का कितना है, 5% है, ये आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, स्क्रीन पर सी विजिल 21 किस देश का एक रक्षा अभ्यास है। तो सी विजिल 21 दोस्तों हमारे भारत का ही क्या है, एक रक्षा अभ्यास चल रहा है। और ये रक्षा अभ्यास जो है भारतीय नौसेना का 2 दिवसीय सेना अभ्यास है, सी विजिल नाम से आयोजन कर रही है उसका भारतीय नौसेना, जिसे भारत की सबसे बड़ी तटीय रक्षा ड्रिल कहा जा रहा है। सबसे बड़ी जो है तटीय रक्षा जो है, कोस्टल एरिया की जो ड्रिल है वो कहा जा रहा है इसको। इसमें क्योंकि 13 तटीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर 7500 किलोमीटर तक फैले हुए भारत के पूरे समुद्र तट को क्या किया जाएगा, कवर किया जाएगा। 7500 किलोमीटर के अंदर क्या किया जाएगा, ये अभ्यास किया जाएगा। इसलिए सबसे बड़ी ये मॉक ड्रिल जो है साबित हो रही है। और इस अभ्यास का उद्देश्य क्या रखा गया दोस्तों, इस अभ्यास का उद्देश्य है समुद्री सुरक्षा और निगरानी को बढ़ावा देना। तो सी विजिल 21 कहने का मतलब ये आपको याद रखना है, भारत की नौसेना का एक द्विदिवसीय 2 दिनों का क्या है, एक रक्षा अभ्यास है नौसेना का, भारतीय नौसेना का। 7500 किलोमीटर एरिया के अंदर ये है जो फैला हुआ है, जो समुद्री क्षेत्र, उसके अंदर ये अभ्यास किया जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर उसके बारे में चर्चा करेंगे। गोवा में 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश कौन सा रहा है। तो फोकस देश का यहाँ पे मतलब है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पे आए दिन आपको क्वेश्चन हर एग्जाम के अंदर लगभग आपने देखे होंगे, आपने अगर कॉम्पिटिशन कोई एग्जाम दिया है
तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हर साल मनाया जाता है। गोवा में इस बार 51वां मनाया जा रहा है। IFFI इसको बोला जाता है, इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो होता है IFFI, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। 51वां संस्करण इसका मनाया जा रहा है गोवा के अंदर। ये आपको बातें याद रखनी है। अब हर बार क्या होता है, एक फोकस देश होता है, यानी उस पर्टिकुलर देश की जो फिल्में हैं उनका योगदान, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है फिल्म जगत के अंदर, उसका क्या उसकी पहचान की जाती है, उसको प्रमोट किया जाता है। तो इस बार जो फोकस देश है वो बनाया गया है दोस्तों बांग्लादेश को। तो 16 से 24 जनवरी तक ये चल रहा है प्रोग्राम। 16 से 24 जनवरी तक गोवा के अंदर ये होगा और पहली बार ये हाइब्रिड प्रारूप में किया जाएगा। कुछ चीज़ें इसकी वर्चुअली होंगी और कुछ जो है फिजिकली होंगी, क्योंकि कोरोना महामारी चल रही है। तो पहली बार ये क्या हो रहा है, हाइब्रिड फॉर्म के अंदर हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। इसका 51वां संस्करण कहाँ मनाया जा रहा है, गोवा में। और बांग्लादेश इसका क्या है, फोकस देश है। तो बांग्लादेश फोकस देश होगा। बांग्लादेश के जो मतलब सिनेमा में योगदान है उसको पहचानने के लिए बांग्लादेश की 4 फिल्मों को फोकस जो सेक्शन में जो है शामिल किया गया है। तो वो 4 फिल्मों को शामिल करते हुए इसको फोकस देश बनाया गया है। तो इसको हाइब्रिड फॉर्म के अंदर मनाया जा रहा है। तो इतनी बातें होंगी दोस्तों इसके अंदर, तो ये बातें आपको याद रखनी है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर कि हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया। तो राष्ट्रीय युवा दिवस ये जनरल क्वेश्चन है, तो आपको डायरेक्ट इसको याद रखना है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को दोस्तों मनाया गया और अब हर साल 12 जनवरी को ही मनाया जाता है। और इस बार इसकी जो थीम है वो उत्साह नए भारत का, उत्साह नए भारत का, इस तरीके से इसकी थीम बनाई गई है। और ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद की जो है इस दिन क्या होता है, जन्म दिवस होता है। तो स्वामी विवेकानंद जो है इनके जन्म दिवस के रूप में जो है यूथ दिवस बनाया जाता है, नेशनल यूथ डे। तो 158वीं जयंती जो है अब मनाई जा रही है स्वामी विवेकानंद जी की, और उसके अवसर पर 12 जनवरी को क्या है मनाया जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म जो कलकत्ता के अंदर हुआ था 1863 के अंदर। तो ये बातें आपको याद रखनी है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 12 जनवरी इसका उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि वन टाइम सेटलमेंट स्कीम जो है हाल ही में किस राज्य द्वारा शुरू की गई है। तो मैं आपको बता देता हूँ, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम जो है पंजाब राज्य द्वारा शुरू की जा चुकी है। और ये सरकार की इस तरह की स्कीम है कि जिसका भी GST टैक्स का कलेक्शन जो है वो रह रहा है, कोरोना महामारी के दौरान जो नहीं जमा करवा पाया है, उनके लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लाई गई। यानी वो सारे व्यापारी जगत, उसमें स्मॉल मीडियम बिजनेस जो हैं, डीलर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, वो जो सफ़र कर चुके हैं, जो भोग चुके हैं कोविड-19 महामारी की मार को, मंदी की मार को, उसके लिए OTS स्कीम लेकर के आई है कि अपना अपना टैक्स जो है वो जमा करवा दें 30 अप्रैल 2021 तक। 30 अप्रैल 2021 तक जो है वो उनका स्कीम दी गई है। पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा ये स्कीम जो है लॉन्च कर दी गई है। और ये आपको पता ही है, टैक्स स्कीम जो सेंटर सेल्स टैक्स एक्ट है 1956 के तहत ही इसको स्कीम को लॉन्च किया गया है। तो पंजाब ऐसा स्टेट बन चुका है वन टाइम सेटलमेंट स्कीम वाला। तो इतने क्वेश्चन थे दोस्तों आज के। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सबको इसका फ़ायदा मिल सके। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।